हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर्य अकेडमी। आज हम लोकतांत्रिक व्यवस्था पर चर्चा करेंगे। लोकतांत्रिक व्यवस्था जिसको हम क्या कह सकते हैं, शासन व्यवस्था भी कह सकते हैं। चलिए तो इस पर हम चर्चा करते हैं। देखिए, लोकतांत्रिक व्यवस्था या फिर शासन व्यवस्था, अब देखिए इसको लोकतांत्रिक व्यवस्था क्यों कह रहे हैं या फिर लोकतांत्रिक व्यवस्था को शासन व्यवस्था क्यों कह रहे हैं, क्योंकि लोकतंत्र की परिभाषा अब्राहम लिंकन ने क्या दी थी, जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन। अब यहाँ ध्यान दीजिए शब्द कि जनता स्वयं क्या कर रही है, अपने ऊपर क्या कर रही है, शासन कर रही है। तो इसे हम क्या कह सकते हैं, शासन व्यवस्था भी कह सकते हैं। किसको हम, लोकतांत्रिक व्यवस्था को। देखिए ये जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है या फिर जो शासन व्यवस्था है, इसको हम 4 प्रकारों में बांट सकते हैं। तो लोकतांत्रिक या फिर शासन व्यवस्था का पहला प्रकार होता है प्रत्यक्ष बनाम अप्रत्यक्ष शासन व्यवस्था। प्रत्यक्ष बनाम अप्रत्यक्ष। देखिए प्रत्यक्ष लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, कहने का मतलब क्या होता है कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र मतलब क्या है, जहां पर जनता क्या करे, स्वयं क्या करने लगे, शासन करने लगे। जहां पर जो है जनप्रतिनिधियों का चुनाव ना हो, बल्कि जनता स्वयं क्या करे, शासन करे, डायरेक्टली क्या करे, जनता के पास क्या हो, सत्ता हो, पावर हो, तो वो क्या कहलाएगा, वो प्रत्यक्ष लोकतंत्र या फिर क्या, प्रत्यक्ष शासन व्यवस्था कहलाएगी। लेकिन जो बड़े देश होते हैं, जहाँ पर डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा होती है, जहाँ पर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होता है, जहाँ आपका क्षेत्रफल बहुत ज़्यादा होता है, उन जगहों में ये प्रत्यक्ष लोकतंत्र जो है ज़्यादा प्रभावी नहीं होता है। उन जगहों में हम अप्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या करते हैं, अपनाते हैं। जैसे कि भारत, दुनिया के अधिकांश देश जो हैं वो अप्रत्यक्ष शासन व्यवस्था या फिर अप्रत्यक्ष लोकतंत्र को क्या करते हैं, वो अपनाते हैं। ये अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में क्या होता है, यहाँ पर जनता जो है चुनाव के माध्यम से अपने लोकप्रिय नेता का चुनाव करती है, जिसे क्या कहते हैं, जनप्रतिनिधि कहते हैं। और इन्हीं जनप्रतिनिधियों के माध्यम से क्या होगा, यहाँ पर शासन व्यवस्था संचालित होगी। तो जनप्रतिनिधियों के माध्यम से अगर क्या होगा, शासन किया जाएगा जनता द्वारा, तो वो क्या कहलाएगा, वो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र या फिर क्या कहलाएगा, अप्रत्यक्ष शासन व्यवस्था कहलाएगी। तो जो छोटे देश होते हैं उन जगहों में प्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या होता है, प्रभावी होता है। लेकिन जो बड़े देश होते हैं जहाँ पर विविधता बहुत ज़्यादा होती है, उन जगहों में जो है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या होता है, वो प्रभावी होता है। जैसे स्विट्जरलैंड के कैंटीन व्यवस्था हम पढ़ते हैं कहाँ पर, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। तो उन जगहों में हो सकता है क्या हो, डायरेक्ट डेमोक्रेसी जो है वो क्या होगा, प्रभावी हो सकता है। लेकिन भारत, अमेरिका या फिर चाइना जैसे बड़े देशों में क्या होगा, यहाँ पर अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र ही क्या होगा, ज़्यादा प्रभावी होगा। तो ये तो एक प्रकार था किसका, शासन व्यवस्था में प्रत्यक्ष बनाम अप्रत्यक्ष। लेकिन जो दूसरा होता है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो होता है संसदीय शासन प्रणाली बनाम अध्यक्षात्मक। संसदीय बनाम अध्यक्षात्मक। पार्लियामेंट्री सिस्टम वर्सेस प्रेसिडेंशियल सिस्टम। पार्लियामेंट्री सिस्टम वर्सेस प्रेसिडेंशियल सिस्टम। अब देखिए संसदीय शासन प्रणाली कहने का मतलब क्या होता है। संसदीय शासन प्रणाली, संसदीय जो शब्द है ये बना है किससे, संसद से। अब इसको समझते हैं ध्यान से। ये जो संसदीय शब्द है ये बना है किससे, संसद से। संसद मिलकर बनता है 3 चीज़ों से, क्या क्या से, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। संसद मिलकर बनता है 3 चीज़ों से, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा को हम क्या कहते हैं, लोअर हाउस, निम्न सदन। तो वहीं राज्यसभा को हम क्या कहते हैं, अपर हाउस या फिर क्या, उच्च सदन। देखिए इसके अलावा अगर हम बात करें, एक और होता है क्या, शासन के हमने 3 अंग पढ़े हैं, क्या क्या, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। जहाँ विधायिका कार्य क्या होता है, कानून का निर्माण करना, वहीं कार्यपालिका कार्य क्या होता है, उस बने हुए कानूनों को लागू करना। तो वहीं क्या होगा, न्यायपालिका कार्य क्या होता है कि इन कानूनों की क्या करना, व्याख्या करना। अब देखिए विधायिका कार्य क्या है, कानून का निर्माण। संसद का कार्य भी क्या होता है, कानून का निर्माण। तो अगर मैं इस संसद को क्या कहूँ, अगर मैं इस संसद को विधायिका कहूँ तो ये गलत नहीं होगा। तो संसद क्या है, विधायिका।
संसद क्या है? विधायिका। देखिए हम बात कर रहे हैं संसदीय शासन प्रणाली की, जहां संसद मिलकर बनता है 3 चीज़ों से, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से। इस संसद का कार्य क्या होता है? कानून का निर्माण। तो संसद को हम क्या कह सकते हैं? विधायिका कह सकते हैं। अब चलिए हम आते हैं संसदीय शासन प्रणाली और अध्यक्षात्मक में। संसदीय शासन प्रणाली जो है कौन अपनाता है? भारत, ब्रिटेन। इन जगहों में क्या चलता है? पार्लियामेंट्री सिस्टम या फिर क्या? संसदीय शासन प्रणाली। और प्रेसिडेंशियल सिस्टम या फिर क्या? अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली कहाँ पर चलती है? ये अमेरिका में। ये कहाँ चलती है? अमेरिका में। अब देखिए हम दोनों पर चर्चा करते हैं, पर पहले चर्चा करते हैं किस पर? संसदीय पर। उसी के पैरेलल चर्चा करेंगे किस पर? हम अध्यक्षात्मक पर। एक हम अंतर स्पष्ट कर रहे हैं, इस प्रकार से हम क्या करेंगे? यहाँ पर पढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा ये। देखिए पार्लियामेंट्री सिस्टम में क्या है? संसद है, और संसद में कौन है? लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है? इस लोकसभा में जिस दल को सर्वाधिक बहुमत मिलता है, जिस दल को बहुमत मिलता है वो दल क्या बना लेती है? इस लोकसभा में जिस दल को क्या मिलता है? बहुमत, तो ये क्या बना लेती है? वो दल सरकार बना लेती है। वो दल क्या बना लेती है? सरकार बना लेती है। तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि लोकसभा में जिस दल को क्या मिलेगा? बहुमत मिलेगा, वो दल क्या बना लेगी? सरकार। मतलब जिस दल के सर्वाधिक क्या होंगे? लोकसभा सांसद होंगे, वो क्या बना लेगी? सरकार बना लेगी। अब देखिए ये जो सरकार है, ये जो सरकार है, इस सरकार का कार्य क्या होता है? शासन करना। इसका कार्य क्या है? शासन और क्या करना? प्रशासन करना। किसका काम? सरकार का काम। तो संसदीय शासन प्रणाली में क्या होता है कि संसदीय शासन प्रणाली में हमेशा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 2 प्रमुख होते हैं। 2 प्रमुख होते हैं। कौन कौन? एक होता है राज्य का प्रमुख, एक होता है राज्य का प्रमुख, और एक होता है कौन? सरकार का प्रमुख। एक होता है कौन? सरकार का प्रमुख। राज्य का प्रमुख कौन होता है? तो वो होता है राष्ट्रपति। वो होता है कौन? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और सरकार का प्रमुख कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री। कौन होता है? प्रधानमंत्री। राज्य का प्रमुख है राष्ट्रपति। तो इस राज्य के प्रमुख को और भी अन्य नाम से जानते हैं। इसे राज्य का प्रमुख बोलिए, या फिर राष्ट्राध्यक्ष बोलिए, इसको राज्याध्यक्ष, राष्ट्राध्यक्ष या संविधानाध्यक्ष। राष्ट्राध्यक्ष, राज्याध्यक्ष या संविधानाध्यक्ष, ये सभी नाम किसके हैं? राष्ट्रपति के। लेकिन यहाँ पर प्रधानमंत्री को भी एक अन्य नाम से जानते हैं, वो क्या है? प्रशासनाध्यक्ष या फिर शासनाध्यक्ष। इसको हम जानते हैं किस नाम से? प्रशासनाध्यक्ष। किसको? सरकार के प्रमुख अर्थात किसको? प्रधानमंत्री को। तो प्रधानमंत्री को हम एक और नाम से जानते हैं, किससे? प्रशासनाध्यक्ष के नाम से। तो जहां पर भी संसदीय शासन प्रणाली होती है वहां पर क्या होंगे? 2 प्रमुख होते हैं। एक होता है राज्य का प्रमुख, जो कौन है? राष्ट्रपति। और एक होता है कौन? सरकार का प्रमुख, वो कौन है? प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री को शासना या फिर क्या? प्रशासनाध्यक्ष के नाम से भी जानते हैं। तो वहीं पर राष्ट्रपति को जो है राष्ट्राध्यक्ष, राज्याध्यक्ष या फिर किसके नाम से? संविधानाध्यक्ष के नाम से भी जानते हैं। लेकिन अगर हम बात करें किसकी? अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की बात करें तो यहाँ पर केवल एक प्रमुख होता है। यहाँ पर केवल एक प्रमुख, और वो कौन होता है? वो जो है वहाँ का राष्ट्रपति। वो कौन होता है? वहाँ का राष्ट्रपति। तो अगर हम अमेरिका की बात करें तो प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, ये क्या होगा? यहाँ पर केवल एक ही प्रमुख होगा। इसी को हम क्या कहते हैं? राज्याध्यक्ष बोलिए, या राष्ट्राध्यक्ष बोलिए, या फिर संविधानाध्यक्ष बोलिए, या फिर प्रशासनाध्यक्ष बोलिए, सभी क्या हैं? एक ही हैं। क्लियर है? तो जहाँ पर अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली होती है वहाँ पर केवल एक प्रमुख होता है, लेकिन जहाँ पर संसदीय शासन प्रणाली होती है वहाँ पर 2 प्रमुख होते हैं। एक राज्य का प्रमुख जो कि राष्ट्रपति, और एक कौन? सरकार का प्रमुख जो कौन? प्रधानमंत्री। अगला देखिए, संसदीय शासन प्रणाली में उत्तरदायित्व का सिद्धांत क्या होता है? लागू होता है। क्लियर है? किसका सिद्धांत? उत्तरदायित्व का सिद्धांत क्या होता है? लागू होता है। अब इसको समझते हैं कि ये उत्तरदायित्व का सिद्धांत क्या होता है।
देखिए इधर है संसदीय शासन प्रणाली और ये है अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली। देखिए संसदीय में क्या हो रहा है, यहाँ पर कितने हैं, 2 प्रमुख हैं। कितने प्रमुख हैं, 2। एक है राष्ट्रपति और एक है प्रधानमंत्री। यहाँ पर कैसे हैं, यहाँ पर जो है केवल एक प्रमुख है, वो है कौन, वहाँ का राष्ट्रपति। अब हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पर उत्तरदायित्व का सिद्धांत क्या होता है, लागू होता है। अकाउंटेबिलिटी थ्योरी क्या होती है, फॉलो होती है। उत्तरदायित्व। अब देखिए, और यहाँ पर क्या है, ये उत्तरदायित्व का सिद्धांत जो है लागू नहीं होता है। अब उत्तरदायित्व का सिद्धांत कहने का मतलब क्या होता है, यहाँ पर ये कहा जाता है कि जो कार्यपालिका होती है वो विधायिका के प्रति क्या होती है, अकाउंटेबल होती है, जवाबदेह होती है। यहाँ पर क्या कहा जाता है, जो कार्यपालिका होती है एग्जीक्यूटिव होती है, ये कार्यपालिका जो होती है ये अकाउंटेबल होती है किसके प्रति, ये विधायिका के प्रति, लेजिस्लेचर के प्रति। जहाँ पर भी संसदीय शासन प्रणाली होती है वहाँ पर कार्यपालिका जो होती है विधायिका के प्रति क्या होती है, जवाबदेह होती है। पर यहाँ पर ऐसी कोई व्यवस्था देखने को नहीं मिलती है। कहाँ पर, जहाँ पर क्या होता है, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली होती है। अब इसको समझते हैं कि ऐसा क्यों कहा गया कि जो कार्यपालिका है वो विधायिका के प्रति क्या है, अकाउंटेबल होती है, रिस्पॉन्सिबल होती है, जवाबदेह होती है। क्योंकि अभी मैंने आपको एक चीज़ बताया था कि ये जो संसद है, ये संसद जो है 3 चीज़ों से मिलकर बन रही थी। किससे किससे, राष्ट्रपति से, लोकसभा से और राज्यसभा से। और इस लोकसभा में जिस दल को क्या मिल रहा था, बहुमत मिल रहा था, वो क्या बना ले रही थी, सरकार। और इसका काम क्या था, शासन करना। सरकार का कार्य क्या था, शासन करना। अब देखिए इस संसद को मैं क्या बोल सकता हूँ, विधायिका, लेजिस्लेचर, क्योंकि इसका काम क्या है, कानून का निर्माण करना। इस संसद को मैं क्या कह सकता हूँ, विधायिका, क्योंकि इसका कार्य क्या है, कानून का निर्माण करना। और ये जो सरकार है, ये सरकार को हम क्या कह सकते हैं, कार्यपालिका। ये सरकार और सरकार के जो भी मेंबर होंगे इसको हम क्या कहेंगे, कार्यपालिका। मतलब जो भी पार्टी चुनाव जीतती है लोकसभा में, वो या फिर जिस पार्टी का क्या होता है, सबसे ज़्यादा जो है सांसद होंगे लोकसभा में, वो क्या बना लेती है, सरकार बना लेती है। और सरकार जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर या फिर क्या, मंत्री परिषद का गठन करती है और उसी के माध्यम से क्या करती है, शासन को चलाती है। अब देखिए इस सरकार को हम क्या कह सकते हैं, कार्यपालिका, और इस पूरे संसद को हम क्या कह रहे हैं, विधायिका कह रहे हैं। अब देखिए संसदीय शासन प्रणाली में क्या होता है, इसकी खासियत ये है कि यहाँ पर विधायिका और कार्यपालिका जो है अलग अलग नहीं होते हैं, बल्कि क्या होते हैं, उनमें आपसी संबंध होता है, आपसी जुड़ाव होता है। संसदीय शासन प्रणाली में जो शासन के अंग हैं विधायिका और कार्यपालिका, ये पूरी तरह से अलग अलग नहीं होते हैं, बल्कि इनमें क्या होता है, आपसी संबंध होता है, आपसी क्या होता है, जुड़ाव होता है। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, देखिए क्योंकि ये सरकार का काम क्या है, ये कार्यपालिका है सरकार, ये संसद क्या है, विधायिका है। अब इस संसद को अगर हम विधायिका मानते हैं तो इस संसद में लोकसभा भी है, राज्यसभा भी है, राष्ट्रपति भी है। तो लोकसभा के मेंबर, यही मेंबर तो क्या है, सरकार में भी है। जो मेंबर लोकसभा में है वही मेंबर तो कहाँ पर है, सरकार में भी है। मतलब कि यहाँ पर विधायिका और कार्यपालिका के मेंबर अलग अलग नहीं हैं। यहाँ पर जो है विधायिका और कार्यपालिका के मेंबर क्या हैं, अलग अलग नहीं हैं। जब ये क्या कर रहे हैं, जब ये कानून का निर्माण कर रहे हैं तो ये क्या बन जा रहे हैं, विधायिका। और जब ये क्या कर रहे हैं, कानून को लागू करवा रहे हैं तो ये क्या बन जा रहे हैं, कार्यपालिका। क्योंकि ये सरकार क्या है, सरकार में जो भी मंत्री होंगे या फिर जो भी सांसद होंगे वो लोकसभा में भी बैठेंगे, तो जब कानून बनेगा उसमें बैठेंगे वो। तो मतलब सरकार क्या है, ये दोनों जगह है, लोकसभा में भी, मतलब विधायिका में भी है और कार्यपालिका में भी है। तो मतलब कि जब ये कानून को लागू करवाते हैं तो इनको पता है कि कानून कौन सा बना है, कैसा बना है। तो अगर कल के दिन में कानून को लागू करवाने में फिर कानून जो जनता में लोकप्रिय नहीं हो पाती है या कानून को लेकर कोई भी समस्या आती है, तो ऐसी स्थिति में ये सरकार क्या होगी, ये जिम्मेदार होगी। क्योंकि ये क्या थी, ये कानून के निर्माण में भी थी और कानून को लागू करवाने में भी थी। तो दोनों जगह क्या था, ये सरकार था यहाँ पर। तो ऐसी स्थिति में इस सरकार को विधायिका के समक्ष, मतलब कि इस एग्जीक्यूटिव को कहाँ पर, विधायिका के समक्ष क्या करना पड़ता है, जवाब देना पड़ता है।
ये व्यवस्था कहाँ पर किया गया है? ये संसदीय शासन प्रणाली में ये व्यवस्था की गई है। देखिए इसलिए क्या कहा गया? इसलिए कहा गया कि जो कार्यपालिका होती है वो विधायिका के प्रति क्या होती है? जवाबदेह होती है। या इसको आप ये भी कह सकते हैं, ये सरकार जो है जिसके माध्यम से कार्य करती है वो कौन है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मंत्री परिषद। मंत्री परिषद, ये मंत्री परिषद निम्न सदन के प्रति क्या होती है? उत्तरदायी होती है। ये मंत्री परिषद क्या होती है? लोकसभा के प्रति क्या होती है? उत्तरदायी होती है। अब ऐसा क्यों हो रहा है ये भी समझ लीजिए, क्योंकि भारत में क्या है? बहुदलीय प्रणाली है। बहुदलीय है मतलब कि जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल अभी क्या है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, बीजेपी की सरकार है, लेकिन क्या भारत में बीजेपी के अलावा अन्य पार्टियां नहीं है क्या? तो भारत में बीजेपी के अलावा भी अन्य पार्टियां हैं, उन्होंने भी लोकसभा चुनाव क्या है उनके कुछ मेंबर्स ने जीते हैं, लेकिन उन पार्टियों का बहुमत नहीं हो पाया, इसलिए वो सरकार नहीं बना पाए। लेकिन अभी भी लोकसभा में क्या है? केवल बीजेपी के मेंबर नहीं है, बीजेपी के अलावा जो है अन्य पार्टीज के भी मेंबर हैं। तो अगर मान लीजिए क्या होता है, कानून का निर्माण सब मिलकर करते हैं, लेकिन जब कानून को लागू करवाने की पारी आती है तो यहाँ पर सरकार क्या कर रही है? इसका कार्य कर रही है। तो अगर कल के दिन में क्या है, कानून को अगर जनता पसंद नहीं करती है तो कानून के संबंध में सवाल जवाब किससे करेगी? वो अपने क्षेत्र के एमपी से करेगी, मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट में सांसद से करेगी। अब मान लीजिए उसके क्षेत्र का सांसद क्या है? उस भारतीय जनता पार्टी का नहीं है, किसी अन्य पार्टी का है, तब तो ये क्या करेगा? ये यहाँ पर जाएगा, क्या करेगा? सरकार से सवाल पूछेगा। किसका सवाल? जनता का सवाल। तो आपका सवाल लेकर जा रहा है कहाँ पर? ये लोकसभा में, और वहाँ पर क्या कर रहा है? इस सरकार से पूछ रहा है कि ऐसा कानून मतलब लागू क्यों नहीं हो पाया, फिर इस पर कानून क्यों बना? तो यहाँ पर सरकार को क्या करना पड़ेगा? जनता का जवाब देना पड़ेगा। किसके माध्यम से? इन जनप्रतिनिधियों के माध्यम से। तो जहाँ पर भी संसदीय शासन प्रणाली होती है उन जगहों में क्या होता है? जो कार्यपालिका होती है वो विधायिका के प्रति क्या होती है? जवाबदेह होती है, इसलिए ऐसा यहाँ पर लिखा जाता है। तो कार्यपालिका मतलब सरकार को क्या करना होता है? संसद में जवाब देना पड़ता है, या फिर आप बोल सकते हैं क्या कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को, मंत्री परिषद को लोकसभा के सामने क्या करना पड़ता है? जवाब देना पड़ता है। लेकिन ये व्यवस्था कहाँ पर? जहाँ पर प्रेसिडेंशियल सिस्टम होता है उन जगहों में नहीं होती है। यहाँ पर क्यों नहीं होती है इसको भी समझ लेते हैं। क्योंकि यहाँ पर लागू होता है कौन सा नियम? सेपरेशन ऑफ पावर, शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत क्या होता है? लागू होता है। अब देखिए शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत क्या होता है? तो यहाँ पर शक्ति पृथक्करण मतलब कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर जो क्या होगी, जो शासन के जो तीनों अंग हैं, कौन कौन? लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, मतलब कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, ये तीनों के काम क्या होते हैं? आपस में अलग अलग होते हैं। ये तीनों एक दूसरे के कार्यों में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करते हैं। विधायिका केवल क्या करेगी? वो अपना ही काम करेगी, कानून बनाने का। कार्यपालिका केवल और केवल क्या करेगी? कानून को लागू करवाने का। तो वहीं जुडिशरी क्या करेगी? न्यायपालिका केवल जो है कानून की व्याख्या करने का ही कार्य करेगी। वो एक दूसरे के कार्यों में क्या नहीं करते हैं? इंटरफेयर नहीं करते हैं। यहाँ पर शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत क्या होता है हमारे काम में? शासन के तीनों अंगों में क्या होता है? लागू होता है। तो यहाँ पर कैसा है? सभी को पर्याप्त क्या मिला हुआ है? अपने अपने स्तर पर क्या मिला हुआ है? अलग अलग कार्य क्या किए गए हैं और पावर क्या दिए गए हैं, बांटे गए हैं। कहाँ पर? अमेरिका में। तो यहाँ पर कोई भी किसी के प्रति क्या नहीं होता है? रिस्पॉन्सिबल या फिर क्या जवाबदेह नहीं होता है। इसलिए हम क्या कह रहे हैं कि जहाँ पर प्रेसिडेंशियल सिस्टम होता है, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली होती है, उन जगहों में क्या होता है? उन जगहों में उत्तरदायित्व का सिद्धांत जो है लागू नहीं होता है। अब देखिए बात करें इंडिया की, तो इंडिया में क्या? इंडिया में शक्ति पृथक्करण सिद्धांत नहीं है? तो इंडिया में भी शक्ति पृथक्करण सिद्धांत है, लेकिन यहाँ पर जो शासन के अंगों के बीच जो लागू हो रहा है उसको हम कहते हैं क्या? चेक एंड बैलेंस थ्योरी। भारत में क्या लागू होता है? यहाँ शासन के अंगों के बीच जो है शक्ति पृथक्करण लागू नहीं होता है, बल्कि क्या लागू होता है? चेक एंड बैलेंस। मतलब होता है क्या? अवरोध और संतुलन का सिद्धांत। अवरोध और संतुलन का सिद्धांत। अब ये अवरोध और संतुलन का सिद्धांत क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पर शासन के अंगों को क्या मिला है? पर्याप्त क्या मिले हैं? पावर मिले हैं, शक्तियाँ मिली हुई हैं। लेकिन ये शक्तियाँ इस प्रकार मिली हुई हैं कि कोई भी अंग जो है निरंकुश नहीं हो सकता है, ऑटोक्रेट नहीं हो सकता है, तानाशाह नहीं हो सकता है। अगर जो है शासन का कोई भी अंग ऑटोक्रेट होता है या फिर तानाशाह होता है, तो ऐसी स्थिति में शासन के अन्य अंग उसे क्या कर सकते हैं? रोक सकते हैं। तो रोक सकते हैं मतलब क्या है? अवरोध।
रोक सकते हैं मतलब क्या है, अवरोध मतलब शासन का कोई भी अंग अगर क्या होता है, निरंकुश बन जाता है, तो शासन के अन्य अंग उसे क्या करते हैं, निरंकुश बनने से रोकते हैं, मतलब अवरोध करते हैं। और संतुलन का मतलब क्या है, शासन के अंगों को क्या मिला हुआ है, शक्तियाँ मिली हुई हैं, अपने अपने स्तर पर क्या मिली हैं, शक्तियाँ मिली हुई, जिसको दिखाता है, ये संतुलन को दिखाता है। तो भारत में क्या है, अवरोध और संतुलन है, लेकिन अमेरिका में क्या है, शासन के अंगों के बीच शक्ति पृथक्करण है। अब देखिए भारत में भी शक्ति पृथक्करण है। आर्टिकल 50 अनुच्छेद 50, इसमें क्या बोला गया है, न्यायपालिका कार्यपालिका के बीच शक्ति पृथक्करण। यहाँ पर जो शासन के तीनों अंगों की बात नहीं की गई है, बल्कि दो अंग, कौन कौन, न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच शक्ति पृथक्करण की बात की गई है। तो यहाँ पर केवल किसके बीच है, भारत में न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच क्या है, शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत जो है लागू होता है। अब शक्ति पृथक्करण क्या है, इतना ही नहीं है, इसके पीछे और भी बहुत सारी थ्योरीज हैं। इनको हम लोग जब क्या करेंगे, आर्टिकल 50 पढ़ेंगे तो उस समय क्या करें, चर्चा करेंगे। अभी मैं इस पूरे फ्लो को तोड़ना नहीं चाहता हूँ, इसको बता के फिर से दोबारा यहाँ पर, तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे आर्टिकल 50 में। फिर से बोल रहा हूँ कि भारत में भी शक्ति पृथक्करण है, लेकिन किसके बीच है, वो न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच है। अब ये शक्ति पृथक्करण अच्छे से पढ़ेंगे, क्या होता है, किस प्रकार से यहाँ पर न्यायपालिका कार्यपालिका शक्ति पृथक्करण किया गया है, क्यों ऐसा करने की आवश्यकता पड़ी, इन सब पर हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। लेकिन जब पढ़ेंगे किसको, आर्टिकल 50 को, उस समय पढ़ेंगे हम। चलिए आगे देखते हैं यहाँ पर हम। तो ये था क्या आपका उत्तरदायित्व का सिद्धांत, जो कि प्रेसिडेंशियल सिस्टम में क्या है, लागू नहीं होता है, लेकिन कहाँ पर, जहाँ पर पार्लियामेंट्री सिस्टम होती है वहाँ पर यह लागू होता है। चलिए अब आगे देखते हैं। देखिए हर सिस्टम की अपनी अपनी क्या है, खामियां भी हैं और अपने अपने क्या है, लाभ भी हैं। अगर हम बात करें संसदीय प्रणाली की, तो संसदीय प्रणाली में एक नुकसान क्या है, यहाँ पर क्या है, सरकार क्या रहती है, अस्थिर। यहाँ पर सरकार क्या रहती है, अस्थिर। लेकिन यहाँ पर जो सरकार बनती है वो कैसी बनती है, वो स्थिर सरकार बनती है। अब ऐसा क्यों कह रहा है, देखिए क्योंकि जहाँ पर प्रेसिडेंशियल सिस्टम होता है वहाँ पर अगर आप एक बार क्या करते हैं, राष्ट्रपति चुन लेते हैं, तो वो अगले 5 साल तक क्या उसे उसके पद से हटा नहीं सकते हैं। हालांकि वहाँ पर भी महाभियोग की प्रक्रिया चलती है, लेकिन महाभियोग कब चलेगा, केवल जो वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के अतिक्रमण पर, उस पर हम चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर कैसा है, सरकार क्या रहती है, निश्चिंत होकर कार्य करती है। कहाँ पर, जहाँ पर प्रेसिडेंशियल सिस्टम चलता है उन जगहों में, क्योंकि उसको पता है कि 5 साल को पर्याप्त मिलने वाले हैं, तो वो निश्चिंत होकर क्या कर सकती है, वो 5 साल कार्य कर सकती है। लेकिन भारत जहाँ पर क्या है, पार्लियामेंट्री सिस्टम है, इन जगहों में सरकार अस्थिर रहती है। क्यों रहती है, क्योंकि यहाँ पर कैसा है, 5 साल के लिए यहाँ पर भी चुने जाते हैं सरकार को, लेकिन ये सरकार अगर मान लीजिए क्या करती है, ये 5 साल के पहले भी हट सकती है अगर क्या हो जाए, लोकसभा में अगर अपना बहुमत खो देती है। अगर जो विपक्ष क्या करता है, इस पर जो है अविश्वास प्रस्ताव ले आता है लोकसभा में, और ये विश्वास मत हासिल नहीं कर पाता है सरकार, तो ये क्या हो सकता है, गिर सकता है। लेकिन अमेरिका में कैसा है, यहाँ पर सरकार नहीं गिरती है। तो यहाँ पर चूंकि सरकार अस्थिर है, तो यहाँ पर क्या है, ये आधा समय क्या करने लगते हैं, ये अपने सरकार को बचाने में ले जाते हैं। इसलिए यहाँ पर क्या है, एक इसकी समस्या है कि इसमें पार्लियामेंट्री सिस्टम में, लेकिन इसके फायदे भी हैं। फायदे क्या हैं, अब देखिए यहाँ पर आपने चुन लिया सरकार, अब वो 5 साल तक आपको झेलना पड़ेगा अगर अच्छा काम करे या फिर न भी करे तो यहाँ पर सरकार क्या हो सकती है, ऑटोक्रेट या फिर क्या, तानाशाह हो सकती है। कहाँ पर, जहाँ पर जो है अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली चलती है, तो वहाँ पर सरकार क्या हो सकती है, तानाशाह सरकार भी आ सकती है। लेकिन यहाँ पर कैसा है, यहाँ पर जो है कभी भी तानाशाह सरकार नहीं आ सकती, क्योंकि अगर ऐसा सरकार करेगी तो लोकसभा में क्या हो जाएगा, इस पर अविश्वास प्रस्ताव फिर निंदा प्रस्ताव आ जाएगा, जिससे सरकार क्या हो सकती है, गिर सकती है। क्लियर है। तो ये क्या हो जाएंगे, ये है आपका पार्लियामेंट्री सिस्टम, जहाँ पर क्या होता है, जहाँ पर 2 प्रमुख होते हैं, और साथ ही क्या है, उत्तरदायित्व का सिद्धांत लागू होता है। जो कार्यपालिका होती है वो विधायिका के प्रति क्या होती है, जवाबदेह होती है। अवरोध और संतुलन होता है यहाँ शासन के अंगों के बीच, और यहाँ सरकार अस्थिर होती है, ये एक समस्या है। लेकिन यहाँ पर सरकार कभी भी तानाशाह या फिर क्या ऑटोक्रेट नहीं बन पाती है। तो वहीं अगर हम बात करें किसकी, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की, तो यहाँ पर क्या होता है, केवल एक प्रमुख होता है,
साथ ही जो है यहाँ शासन के अंगों के बीच जो है किसी प्रकार का जुड़ाव देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि यहाँ पर शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत क्या होता है, लागू होता है। पर इसकी एक अच्छी बात क्या है कि यहाँ सरकार क्या रहती है, स्थिर रहती है, अपना कार्य जो है अच्छे से कर पाती है, विकास कार्यों को अच्छे से अंजाम दे पाती है, क्योंकि निश्चिंत रहती है यहाँ पर सरकार। लेकिन सरकार कभी भी तानाशाह भी बन सकती है। अब देखिए सवाल ये उठता है कि यहाँ पर सरकार क्या है, स्थिर है। अब देखिए सरकार अगर निश्चिंत रहे 5 साल तक, उसको विपक्ष का सामना करना ना पड़े, तो ऐसी स्थिति में क्या है, वो अपने विकास कार्यों के प्रति क्या रहेगी, बहुत ज़्यादा सजग रहेगी, मतलब अच्छे से काम कर पाएगी। लेकिन यहाँ पर क्या है, आधा टाइम तो कैसा है, यहाँ तो मैक्सिमम टाइम क्या करना पड़ जाता है सरकार को, यहाँ पर सरकार जो है मैक्सिमम टाइम ये देखते रहती है यहाँ पर कि सरकार कहीं गिर मत जाए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्लियर है? एक मिनट। तो देखिए यहाँ पर सरकार कैसी रहती है, यहाँ सरकार जो है अस्थिर रहती है, किसकी समस्या है। लेकिन इसके फायदे क्या है कि यहाँ पर कभी भी तानाशाह या फिर क्या ऑटोक्रेट गवर्नमेंट नहीं बन पाती है, ये इसकी एक अच्छी बात है। अब सवाल ये उठता है कि इंडिया ने ये स्थिर सरकार को न चुनकर किसको चुना, अस्थिर को चुना, इसके पीछे कारण क्या था? तो भारत ने अगर जो पार्लियामेंट्री सिस्टम को चुना है, किसको न चुनकर, प्रेसिडेंशियल सिस्टम को न चुनकर, तो इसके पीछे कारण क्या था? तो कारण भी देख लेते हैं यहाँ पर। देखिए पहला कारण तो ये था कि भारत की जो जनता है वो कैसी है, पॉलिटिकली अनमेच्योर्ड है। वो कैसी है, वो राजनीतिक रूप से क्या है, परिपक्व नहीं है। तो राजनीतिक रूप से परिपक्व नहीं, कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर क्या करते हैं, अभी भी लोगों को बहुत सारे, अगर आप जाएंगे इंटीरियर इलाकों में, रिमोट इलाकों में, तो उनको जो है चुनाव व्यवस्था या फिर किस बारे में, उनको जो है पॉलिटिकल या फिर क्या राजनीति के बारे में उतना नॉलेज नहीं है। वो जो है क्या कर सकते हैं, वो लालच में आकर क्या करते हैं, कई बार सरकार चुन लेते हैं। तो इसलिए क्या है, यहाँ समस्या ये थी कि भारत की जनता जो है राजनीतिक रूप से इतनी परिपक्व नहीं थी, तो वो भूलवश क्या कर सकती थी, वो ऑटोक्रेट गवर्नमेंट या फिर क्या तानाशाह सरकार चुन सकती थी। तो इस समस्या से बचने के लिए क्या किया गया था, इस सिस्टम को लाया गया था, किसको, पार्लियामेंट्री सिस्टम को। अगला देखिए यहाँ पर क्या था, सेकंड कारण और एक था, वो क्या था कि भारत गुलाम था किसका, ब्रिटेन का। और ब्रिटेन में भी चलती है कौन सी सिस्टम, पार्लियामेंट्री सिस्टम। यहाँ भी चलती है कौन सी सिस्टम, पार्लियामेंट्री सिस्टम। तो भारत लगभग 200 साल तक किसका गुलाम था, ब्रिटेन का गुलाम था। तो भारत को जो है पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंदर जो है काम करने का क्या था, एक अच्छा खासा अनुभव था। इसके चलते इसने क्या किया, भारत ने प्रेसिडेंशियल सिस्टम को ना अपनाकर किसको अपनाया, पार्लियामेंट्री सिस्टम को अपनाया। तो यहाँ पर आप जान सकते हैं कि भारत ने जो है क्यों किसको अपनाया था, पार्लियामेंट्री सिस्टम को अपनाया था। तो ये क्या था, ये था आपका पार्लियामेंट्री सिस्टम वर्सेस क्या था, प्रेसिडेंशियल सिस्टम। पार्लियामेंट्री सिस्टम कहाँ पर चलता है, इंडिया में, ब्रिटेन में। तो वहीं पर अगर हम बात करें प्रेसिडेंशियल सिस्टम की, तो कहाँ पर चलता है, ये अमेरिका में चलता है। चलिए, तो ये था एक आपका, ये भी पूरा हो गया, कौन सा आपका, एक प्रकार किसका, डेमोक्रेसी का, कौन सा, पार्लियामेंट्री वर्सेस कौन सा, प्रेसिडेंशियल।